नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए तमाम खबरों को देख लेते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पष्ट किया है कि वो 1 अगस्त को अपना सरकारी बंगला खाली कर देंगी। सोमवार देर रात जारी एक न्यूज में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था कि प्रियंका गांधी ने सरकारी आवास खाली करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा है। उनकी अपील पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। प्रियंका गांधी ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की खबरों का खंडन किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ से सरकारी आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने संबंधी खबरें गलत है। उन्होंने ऐसी कोई अपील नहीं की है। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने स्पष्ट किया है कि वो सरकार द्वारा दी गई जो समय अवधि है उसी में अपना आवास खाली कर देंगी। उन्होंने 1 अगस्त को सरकारी आवास खाली करने की बात कही है। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकारी बंगला खाली कराने के मामले में अब शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि प्रियंका मामले को सनसनीखेज ना बनाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ट्वीट हम आपको उनका दिखा रहे हैं। देखिए, ट्विटरबाजी जो है एक्चुअली में शुरू हो गई इस पूरे मामले को लेकर, और वो एक न्यूज़ पोस्ट करती हैं और फेक बताती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अतिरिक्त समय नहीं मांगा गया, जिसमें उन्हें भी बखूबी जवाब दिया गया कि ये एक सेंसेशनल इशू ना बनाए इस आवाज़ खाली करने के मुद्दे को लेकर। क्योंकि आपने देखा था जैसे ही जब कहा गया कि आवाज़ खाली किया जाए, उसके बाद से किस तरह से कांग्रेस के लीडर आते हैं और पुराना इतिहास जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं, राजीव गांधी का जिक्र करते हैं, और उसके बाद एक पॉलिटिक्स शुरू होती है। और जिस रकम का जिक्र होता है रेंट का, वो भी जो है ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी की तरफ से चुका दी गई थी, और फिर फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है। तो दोनों तरफ से ट्विटरबाजी जो है इस विषय पर चल रही है। तो मामले को बेसिकली सनसनीखेज ना बताए, ये बात जो है हरदीप पुरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर ये मान के चलिए आप कि ये विवाद फिलहाल तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सिद्धेश्वर पांडे की विकास दुबे और उसके साथियों ने हत्या कर दी थी। सिद्धेश्वर पांडे की पत्नी का कहना है कि अभी भी इंसाफ अधूरा है। विकास तो मारा गया, लेकिन उनके पति की हत्या कि अगर हम बात करें, विकास दुबे के जीजा दिनेश तिवारी और दीपू दुबे भी शामिल थे। सरकार से मांग है कि इनको भी सजा दी जाए और जेल भेजा जाए। सिद्धेश्वर पांडे के बेटे राजेंद्र पांडे का कहना है कि विकास दुबे को एक शातिर अपराधी बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके जीजा दिनेश तिवारी का था, जो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। सिद्धेश्वर पांडे की पत्नी और बेटे से बात की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। एक तो सबसे पहले मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, सादर प्रणाम करता हूँ। उनके अगर वो नहीं होते तो ये आज जो मुझे ईश्वरी कृपा से मुझे जो न्याय मिला है, आधा अधूरा जैसा भी है, मैं इसको मानता हूं कि ये योगी जी का ही इसमें पूरा सही है। और मैं इस टीएफ को भी धन्यवाद देता हूं, पुलिस फोर्स को धन्यवाद देता हूं। वरना अगर ये हाजिर हो जाता तो इसका भी फिर वही संतोष शुक्ला के केस की तरह पूरा हश्र होता और ये फिर बाहर होता, फिर उसके बाद क्या आतंक करता भगवान जाने। आधा इंसाफ क्यों कह रहे हैं? आधा इंसाफ क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहना कि जो अभी दिनेश तिवारी और दीपू दो अभी हमारे केस में सजा याफ्ता है, दोनों बाहर हैं अभी। और अगर मेरा केस न्यायालय में खोला जाए, हाई कोर्ट में शुरू हो, तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों को भी सजा होगी वहाँ पर। हम सजा तो चाहते हैं कि दीपू को मिले और दिनेश को मिले और विकास को मिले। ये तीनों थे उनके उसमें। ये तो सवेरे हमें बताएं यहाँ के कल अम्मा उठो विकास मार देंगे, तो हमको चलो भगवान तुम्हारे लोगों की रक्षा करिए। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 20 साल तक के लंबे इंतजार करने के बाद आज भी इन्हें अधूरा इंसाफ मिला है। इनका यह कहना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड दिनेश तिवारी सलाखों के पीछे नहीं जाता, इन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा। और विकास दुबे के एनकाउंटर पर जहां एक और भगवान का धन्यवाद दिया, तो वहीं योगी सरकार का भी। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फेज 2 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए। दोनों घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 तमंचे, कारतूस समेत चोरी की बाइक भी बरामद की। पुलिस फेज 2 में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 लोग, प्यार मोहम्मद और रिजवान, को गोली लगी है पैर में।
हमारे यहाँ पे 7-8 की रात में एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में चोरी हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में तांबा, लोहा और एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसमें से वो मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस इनके पीछे दबिश में गई थी, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर देखते हुए फायर किया। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद एसओजी ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने अवैध पिस्टल, कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए बदमाश पर लूट चोरी के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये चेकिंग कर रहे थे जब बदमाश अपने साथी के साथ एक मोटरसाइकिल पर आ रहा था, जिसको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल होकर गिर गया और इसके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि खेकड़ा क्षेत्र से ही चोरी की गई है। औरैया जिले में बिधूना पुलिस ने लूट एवं गैंगस्टर मामले में 1 साल से फरार चल रहे 15,000 के आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं बारिश ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोलकर रख दी है। पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से प्रयागराज शहर की सूरत बिगड़ गई है। बारिश की वजह से पानी सड़कों पर गलियों में भर गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, सीवर चौक हो गया है यानी कि बंद हो गया है और लोग परेशान हैं। कई इलाकों में जलभराव होने से लोग घुटने भर पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और हम ये देख रहे हैं कि वैसे ही कोरोना है और फिर बरसात के बाद जो सीजनल बीमारियां बढ़ जाती हैं। अब प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, ये हर साल की स्थिति आप देखिए। अब यहाँ से कोई बच्चा, कोई बड़ा इंसान रोजमर्रा का काम कैसे करेगा। मकान जो है वो पानी में जो है आप देख रहे हैं कि घुटनों से ऊपर पानी नजर आ रहा है। नालियाँ और कितना गंदा पानी है, ये यूं ही बीमारियां आपको मुफ्त में देगा। और दावे सारे फेल सिर्फ 3 दिन की बारिश से। अभी और बरसात होनी है तो सोचिए क्या होगा। उधर आगरा में आपसी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद से भतीजा फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली इलाके का है। आज शाम कोतवाली अंतर्गत चाचा और भतीजे का विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद को लेकर के भतीजे द्वारा अपने चाचा को गोली मार दी गई, जिन्हें गंभीर अवस्था में एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के हरदागंज थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में दबंगों ने बाप बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस बयान पर कड़ा विरोध जताया, जिसमें उन्होंने कहा है कि असली अयोध्या तो नेपाल में है और नकली अयोध्या भारत में है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने कहा है कि अयोध्या भारत में ही है और उत्तर प्रदेश में है। इसको लेकर हमारे पास प्रमाण पत्र भी मौजूद है, प्रमाण है हमारे पास। उन्होंने आरोप लगाया है कि दरअसल नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। साथ ही महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं और ये नेपाल के नागरिकों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। भारत के विरुद्ध बोलने के लिए नेपाल चीन के हाथों में खेल रहा है और नेपाल वासी जो हैं उनका दुर्भाग्य है कि एक मानसिक विचलित व्यक्ति आपका प्रधानमंत्री है। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी कड़ा विरोध जताया। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बयान की कठोर निंदा करते हुए कहा, ये मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का जिस प्रकार के बयान गैर जिम्मेदाराना दे रहे हैं और उनकी हरकतें जो बार बार हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भारत के खिलाफ है।
वो निश्चित रूप से ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि चीन के निश्चित रूप से दबाव में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी बयान दिया कि अयोध्या नेपाल में है, तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी आखिर इतने सैकड़ों सालों से जो लड़ाई होती रही है, जो अमीर बाकी ने आकर तोड़ा, तो आखिर वो किसको तोड़ा? और जो सुप्रीम कोर्ट से जो अभी निर्णय आया है, तो क्या कहना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली मति भ्रम के शिकार हो चुके हैं और मायूसी की स्थिति खो चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान का अयोध्या के संतों ने भी कड़ा विरोध जताया। संतों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह गलत बात है, इस तरह का बयान एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो बयान दिया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि माओवादी नेता ओली ने जो बयान दिया है, इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। और नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा, उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या है वो तो नकली अयोध्या है और नेपाल में ही राम का जन्म हुआ, इसलिए असली अयोध्या तो नेपाल में है। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बेटी का रिश्ता रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर के अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में, जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है वो नकली अयोध्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। सर कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, एक राम भक्त के नाते मैं इस बयान की घोर भर्त्सना करता हूँ और देश के हर राम भक्त और दुनिया के अंदर जो हर राम भक्त है, वो नेपाल के अंदर भी राम भक्त हैं, माँ सीता के भी भक्त हैं, क्योंकि सीता और राम जी को कभी अलग रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि जब भी भगवान का भजन किया जाता है तो सीताराम ही कहा जाता है। और इस प्रकार का बयान देना मैं समझता हूँ कि यह वैसे ही मतलब प्रयास है जैसे नेपाली संसद के अंदर एक ला करके नया नक्शा पेश कर देना कि यह हिस्सा भारत का नहीं है, नेपाल का है। और भारत भी इस प्रकार का कोई अगर नक्शा पेश करे कि नहीं पूरा नेपाल भारत का है, तो ये तो नेपाली जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका इस प्रकार का बयान जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति उस पर होगा, लेकिन मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर विदेश मंत्रालय को जो करना है, भारत सरकार को करना है, वो करेगा। लेकिन भगवान श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी में हुआ है और सबकी आस्था और विश्वास है। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पूज्य संत यह लगातार बताए हैं और इस प्रकार का बयान उन्होंने जो दिया है, इसके लिए सभी राम भक्तों से माफ़ी मांगना चाहिए और अपना बयान उन्हें वापस लेना चाहिए। पिछले दिनों सर गलवान घाटी में चीन के साथ बहुत ही तनावपूर्ण हालात रहे और नेपाल के सुर बदले हुए थे तब भी, तो ये जो नेपाल दिन पर दिन इस तरीके के बयान देकर के क्या तनाव को और बढ़ाना चाहता है? देखिए, भारत और नेपाल का रिश्ता, मैंने कहा, रोटी बेटी का अटूट और अमिट है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नोएडा सेक्टर 39 में नोएडा कोविड अस्पताल बनकर तैयार है और जल्द ही इसमें मरीजों के इलाज का काम भी शुरू हो जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा है कि यहां कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज मिले, ये सरकार की कोशिश है। 400 बेड का ये अस्पताल है, ये अस्पताल जल्द शुरू होगा। निरीक्षण के बाद अपर मुख्य सचिव अमित मोहन ने कहा कि कोशिश यही है कि सभी को बेहतर इलाज मिले। बहुत अच्छी बिल्डिंग ये नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जिला अस्पताल के लिए बनाई गई थी। तो अभी हम लोगों ने, चूँकि कोविड का काल चल रहा है, तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए इसको फिलहाल एक कोविड हॉस्पिटल के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला किया। अब राजधानी में बाजार ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खुलेंगे। समय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक। दुकानों को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ग्रीन और ऑरेंज।
नारंगी रंग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यानी कि MWF में खुलेंगी। हरे रंग की दुकानें, स्टिकर वाली दुकानें जो है वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार यानी कि TTS में खुलेंगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी, बाराबंकी और महाराजगंज में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। रिपोर्ट देखिए आप। यूपी में बाढ़ कहर बरपा रही है। गांव जलमग्न हैं, तो खेत खलिहान सब पानी में डूबे हुए हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश से करनाली और मोहना नदी उफान पर है। इससे नदी का पानी गांव में घुस आया है। नवाबपिंड और जनकपुरी गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। करीब 7,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों में दहशत है। पिछले 4 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन मानसून से पहले बाढ़ से निपटने के इंतजाम नहीं किए जाते हैं और न ही अब तक प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावितों की कोई मदद की गई है। पानी नदी में बढ़ गया था, जानकारी मिली है, तुरंत हम आए हैं और इनको राहत सामग्री मिल गई है। पन्नी मिल गई है जो तिरपाल तानने वाले, जिसको नहीं मिली उनके लिए कानून लगे हुए हैं। पर सर जी अभी कहाँ बटोर लड़का बच्चा जई लड़का, बरसात न हो तो चलिए तुम बैठ रहे। तिरपाल सिरपाल नहीं है, कहाँ का ताने लिया। बाराबंकी में भी सरयू नदी उफान पर है। तस्वीरें सिरौली गौसपुर के गांव सनावा की हैं, जहां उफनती सरयू में कई मवेशी बहते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इन तस्वीरों से बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर दहशत में हैं। महाराजगंज में भी बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। निचलौल तहसील के लक्ष्मीपुर भुजावा में चंदन और प्यास नदी का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बाढ़ का पानी गांव को डुबो रहा है। बाढ़ चौकी भी पानी के आगोश में समा गई है। नेपाल से निकलने वाली गंडक नारायणी नदी में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी बढ़ गया है। इससे महाराजगंज में नदी और नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। पानी का स्तर बढ़ा है। लगभग 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी वहाँ पे आ रहा है। 2,75,000 की प्राप्त सूचना आई थी। उसके बाद से हमारी नदियों में भी कहीं कहीं पे पानी बढ़ा हुआ है और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं जो उनसे लगे हुए गांव हैं उनमें खेतों में कहीं कहीं पे पानी की सूचना मिली, बहुत ही कम है। अभी उसका जो सूचना हमें आई है 1-2 जगहों पर ही आई है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने यूपी के मैदानी इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टीम न्यूज़ 18। और सोमवार को CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक हमें कहीं की मिसाल कायम कर दी। दिव्यांशी और तुषार नाम के छात्रों ने तो कमाल ही कर दिया। तो CBSE बोर्ड ने जैसे ही रिजल्ट जारी किए वैसे ही लाखों छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। CBSE बोर्ड 12वीं की परीक्षा में लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने तो इतिहास रच दिया। उन्होंने 600 नंबरों की परीक्षा में पूरे 600 नंबर हासिल कर दिए। दिव्यांशी नवयुग रेडियंस लखनऊ की छात्रा है जो लखनऊ के गणेशगंज इलाके में रहती। दिव्यांशी जैन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस, संस्कृत और इंग्लिश विषयों से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। इस साल की परीक्षा में उनके सभी विषयों में 100% मार्क्स आए हैं। 100% नंबर पाने वाली दिव्यांशी जैन को डिप्टी CM दिनेश शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। खुश हूँ और सरप्राइज भी हूँ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए और पूरा डिटेल? मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे, 2 लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश और संस्कृत, और मेरे बाकी सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंश्योरेंस। वो मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट था। मेरे सब सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स आए हैं। क्या बनना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे तैयारी की आप? जी
मैंने स्टार्टिंग से ही तैयारी की है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं लास्ट में पढ़ूंगी। मैंने स्टार्टिंग से जितना हो सके मैंने उतनी तैयारी की है। कोई गलती की तो मैंने उसे सही करने की कोशिश की है और हमेशा चीज़ों को समझने की कोशिश की है। मैंने रट्टा नहीं मारा, लेकिन हमेशा सोचती थी कि जो चीज़ नहीं समझ आई है उसको अंत तक समझ लूँ एग्जाम से पहले तक। मैंने इसे कोई स्पेसिफिकली नहीं डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है, पर मुझे हिस्ट्री के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है अपने देश के लिए। दिव्यांशी जैन की तरह ही बुलंदशहर के रहने वाले तुषार ने भी 100% अंक हासिल कर सभी को चौंका दिया। तुषार दिल्ली पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले। 12वीं का रिजल्ट आउट हुआ तो नोएडा के स्कूल की छात्रा स्निग्धा बसु भी सुर्खियों में आ गई। स्निग्धा ने 99.4% अंक लाकर माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। नोएडा के विश्व भारती पब्लिक स्कूल की छात्रा स्निग्धा गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहती हैं, जिनका लक्ष्य डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना है। सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे अयोध्या जिले में नंबर 1 की पोजीशन लाने वाली प्रांजलि पांडे का जिक्र भी काफी अहम हो जाता है। पत्रकार बनने की ख्वाहिश रखने वाली प्रांजलि ने मनोविज्ञान में सिर्फ 1 नंबर कम हासिल करते हुए बाकी सभी विषयों में 100% नंबर हासिल किए।